रेडी? अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को मैं लेके चलता हूं और एक काम करूंगा कि एक इंटरेस्ट की बात हो रही थी, इंटरेस्ट के हवाले से ही क्वेश्चन है। और लास्ट क्लास में इंटरेस्ट में एनुअली और सेमी एनुअली, असल में तुम लोग सोचोगे कि मैंने ज़्यादा उस पर बात क्यों नहीं की। असल में होता ये है कि ये जो डिबेंचर वाला केस है ना, ये अब हमारे पास थोड़ा सा कम आता है। वजह क्या है? यानी डिबेंचर की जो इंटरेस्ट की इंक्रीज हैं वो हमारे पास अब थोड़ी थोड़ी सी कम है। वजह यह है कि पहले पार्ट 1 में एक टॉपिक होता था इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। उसमें चूंकि इंटरेस्ट का रेट होता था तो हमसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के बारे में पूछता था, इंटरेस्ट के बारे में आता था। अब वो टॉपिक जो इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर है वो यहां से निकालकर उन्होंने उठाकर उसको बीकॉम पार्ट 2 में ले गए। और जब से वो बीकॉम पार्ट 2 में ले गए तो हमें वो डिबेंचर वाली एंट्रीज जो है वो खासी से ज्यादा कम नजर आती है। तो इसको मैं इसीलिए अभी थोड़ा सा हल्का रखा कि आपको सिर्फ बेसिक बता दूं ताकि आप बेसिक्स के तहत उसमें काम करते हुए समझ जाएं। और वो लेकिन अभी एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा लेके चलो। एक 5 ईयर का क्वेश्चन ही है, वो आपको करवाता हूं। 2011 रेगुलर का क्वेश्चन है, ये करवा रहा हूं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है इसका कौन सा? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपके पास मौजूद है। अच्छा, अब इसमें है क्या चीज कि देखो, अब जहन में जरा सा रखो कि पहले पहले बल्कि उसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि क्या चीज आपको जहन में रखनी है। अब इसमें देखें, आपके पास महफूज एंड कंपनी है और उसकी आपको बनाने दिया गया है कि आप एडजस्टिंग एंट्री बनाए, ठीक है। तो अब आपने जब शुरू करना है तो आपने हेडिंग डाली कि जनाब आप महफूज एंड कंपनी के आप काम कर रहे हैं। सेकंड लाइन में आपने लिखा क्या बना रहे हैं आप जनाब? एडजस्टिंग एंट्रीज बना रहे हैं। पहली एंट्री शुरू होगी। अब ये वाला सवाल आप देखिएगा, सादा सी एंट्रीज हैं लेकिन उन्होंने मिक्सअप करने की कोशिश की। क्या? जो पहला पॉइंट है उस पहले पॉइंट में लिखा हुआ है सैलरीज अक्रूड 3000 एंड प्रीपेड सैलरीज 5000। क्या मतलब? दोनों मिला दिया, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पर एक एंट्री ऐसे कि दो, मतलब पहले वाले की पहली एंट्री अक्रूड सैलरीज क्या बनेगी? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट। कितने अमाउंट से? 3000। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट। और फिर प्रीपेड सैलरीज आ गई तो इसी के अंदर दूसरी एंट्री ये वाली बन सकती है, प्रीपेड सैलरीज डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट 5000। शायद आप में से कुछ सोचेंगे सर आपने देखा ही नहीं कि ट्रायल बैलेंस भी किया है। तो भाई देखो, सैलरीज नॉर्मली जैसे हम इंश्योरेंस में देखना जरूरी होता था, रेंट में देखना जरूरी होता था। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस या रेंट एडवांस पे हो जाते हुए प्रीपेड रिकॉर्ड होता था। लेकिन सैलरीज का एक नॉर्मल फिनोमेना है कि सैलरीज एडवांस में पे नहीं होती। सैलरी अमूमन हमें पे होती है क्या? महीना कंप्लीट होने के बाद। इसलिए मुझे ज्यादा जरूरत नहीं थी कि मैं जाकर देखूं, लेकिन अगर आप देख भी लें तो आपको नजर आ जाएगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरीज एक्सपेंस मौजूद है। तो आपके पास ये बना दिया सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट, प्रीपेड सैलरीज डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है। पहली 3000 से और दूसरी 5000। अच्छा, अब एक और बात है, यहाँ पे हमने दो एंट्री बनाई है, लेकिन अगर कोई शख्स चाहे तो इन दोनों को मर्ज कर सिर्फ एक एंट्री भी बना सकता है। क्या? कैसे? एक साथ मर्ज करके क्या एंट्री बनाई जा सकती है? तो जरा सा सोचिए, जैसे आप अलजबरा करते थे तो प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस होता था, यानी कि प्लस और माइनस को भी माइनस करते थे और माइनस और प्लस को भी माइनस करते थे, लेकिन साइन हमेशा किसका आता था? जो बड़ा होता था, जो फिगर बड़ी होती थी। यही वाली बात यहाँ पे। कितनी सैलरी पेएबल है? 3000। कितनी सैलरी प्रीपेड है? 5000। क्या ज्यादा है, प्रीपेड या पेएबल? 3000 पेएबल है, 5000 प्रीपेड है। 5000 प्रीपेड ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2000। तो बजाय अगर हम दो एंट्री बनाने के,
हम अगर एक एंट्री ऐसे बना दे, मैं इसे तुम्हारे समझाने के लिए बना रहा हूं इसलिए यहां लिख दे रहा हूं, प्रीपेड सैलरीज डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट कितने अमाउंट से, 2000। तो हम एक एंट्री बना सकते हैं, प्रीपेड सैलरीज डेबिट नजर आ रहा है और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट कितने से, 2000 से। आई बात समझ में? कल को उल्टा होता, पेएबल 5000 होता और प्रीपेड होता 3000, तो फिर 2000 से पेएबल वाली एंट्री बना देते। ठीक है, तो जिनको समझ में आ जाए वो समझ लें, और अगर जिनको समझ में नहीं आता मत परेशान हो, आप दोनों की अलग अलग एंट्री बना दें। क्लियर? अच्छा, एक और चीज, चलते हैं आगे। बैड डेट एस्टिमेटेड 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अब क्या एंट्री होगी दूसरे की, सिंपल तरीन एंट्री आपको बार बार सिखा चुका हूं, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ठीक है, क्या है भाई, 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। क्या करना पड़ेगा, छोटी सी कंपटीशन करनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल। कितना है अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल है 24,000। कितना रेट बता रहा है, 10%, ले लो 10%, कितना आ जाएगा, 2400। 2400 कितना बैलेंस होगा, एस्टिमेटेड बैलेंस होगा। अब ढूंढो इसमें अलाउंसेस फॉर बैड डेट दिया हुआ है कहीं पे, तो भाई मेरे पास जो 5 है इसमें अलाउंसेस फॉर बैड डेट, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल, अलाउंसेस फॉर अनकलेक्टेबल, 3 नाम हो सकते हैं ना, अलाउंसेस फॉर बैड डेट, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल, अलाउंसेस फॉर अनकलेक्टेबल, तीनों नहीं। तो जो एस्टिमेटेड बैलेंस आया 2400, मैं उसी 2400 से क्या करूंगा, एंट्री बना दूंगा। बोलो, दोनों पॉइंट समझ में आ गया? गुड। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, लेकिन तीसरे पॉइंट में बढ़ने से पहले एक दफा मैं तुम्हारे साथ एक और चीज सिखाने की तरफ बढ़ता हूं। देखो, तुम लोगों को यह बात मालूम है ना क्या, कि बुनियादी तौर पे बिजनेस की 3 टाइप्स होते थे। अगर नहीं है तो मेरी शुरू वाली क्लासेस देख सकते हो कि बिजनेस दुनिया में 3 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं। एक वो बिजनेस जिसको कहा जाता है ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा वो बिजनेस जिसको कहा जाता है सर्विस बिजनेस, और तीसरा वो बिजनेस जिसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस वो बिजनेस जिसमें कोई चीज खरीद के बेची जाती है, सर्विस बिजनेस वो बिजनेस जहां पर कोई खिदमात मुहैया की जाती है, और आखिरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जहां कोई चीज तैयार की जाती है। तो सवाल में चूंकि हम जो काम कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो कोई ना कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो इन तीनों में से कोई एक हो सकती है, ट्रेडिंग हो सकती है, सर्विस हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग तो बहरहाल काट दो, क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास नहीं आएगी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगले साल पढ़ोगे कॉस्ट अकाउंट। तो जब भी कभी क्वेश्चन होगा, बिजनेस होगा, वो लाजमी सी बात है, या तो ट्रेडिंग होगा या फिर क्या होगा, सर्विस होगा। तो आज की इस क्लास में एक चीज सिखाना चाहता हूं कि आज के बाद तुम ट्रायल बैलेंस देखकर ये फैसला कर लो कि यार ये ट्रेडिंग बिजनेस है या सर्विस बिजनेस। क्योंकि अब आगे जब हम पढ़ने जाएंगे, क्लोजिंग एंट्री खास के, वर्कशीट खास के, इनकम स्टेटमेंट बनाने, तो हमें ये अंदाजा हो कि हम किस बिजनेस में काम कर रहे हैं। यानी सबसे पहले किस बात का अंदाजा होना चाहिए कि ट्रेडिंग बिजनेस है या सर्विस बिजनेस है। तो सबसे बिल्कुल मेन पहचान क्या है, सबसे बड़ी पहचान है सेल्स और मर्चेंडाइजिंग। अगर किसी बिजनेस के ट्रायल बैलेंस में सेल्स लिखी हुई है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का जिक्र हो रहा है, तो समझ लो वो ट्रेडिंग बिजनेस है। क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में गुड्स या मर्चेंडाइज वो चीज होती है जिसको परचेज करके बेचा जाता है। लेकिन अगर वो सर्विस बिजनेस होगा तो वहां मर्चेंडाइज नहीं होगी, और मर्चेंडाइज नहीं होगी तो सेल्स और परचेजेस नहीं होगी। यहाँ पे परचेजेस का लफ्ज भी है, लेकिन अभी एक आगे चल के बताऊंगा। यानी यहाँ पे भी ये समझ लो कि हमें हर बिजनेस में पहले डिवाइड करना है, कैसे, सर्विस है कि ट्रेडिंग। अच्छा, ट्रेडिंग में फिर आगे जाके 2 और होंगे जो लफ्ज सुन लो, एक पीरियोडिक और एक परपेचुअल। लेकिन पहले स्टेज में आज तुम्हें सिर्फ इतना डिसाइड कर लो ट्रायल बैलेंस पढ़ के सर्विस है या ट्रेडिंग है, और उसकी पहचान क्या है कि सर्विस होगा या ट्रेडिंग होगी तो उसमें मर्चेंडाइज, ट्रेडिंग होगा तो उसमें मर्चेंडाइज होगा, परचेजेस होगी और सेल्स। अगर ये नहीं है तो यकीनन वो सर्विस बिजनेस है। इस वक्त इस सवाल को अगर तुम गौर से देखो तो इस सवाल के ट्रायल बैलेंस में ना सेल्स नजर आती है, ना मर्चेंडाइज नजर आती है, ना परचेजेस नजर आती है क्या ये सवाल? तो अगर आप शुरू से पढ़ना शुरू करें
तो देखिए कैश अकाउंट रिसीवेबल के बाद है एयरक्राफ्ट। अब एयरक्राफ्ट का मतलब समझते हैं क्या? जहाजों का बेड़ा। तो जहाज किसके पास होंगे? इसका मतलब है कोई एयरलाइन का सवाल है। एयरलाइन इंडस्ट्री क्या है? एयरलाइन बिजनेस क्या है? ट्रेडिंग है, सर्विस है? एयरलाइन सर्विस बिजनेस है, क्योंकि मेन वो सफर प्रोवाइड करता है। फिर आगे देखिए, अलाउंसेस एयरक्राफ्ट के ऊपर का डेप्रिसिएशन है, वो नॉर्मल बात है। अकाउंट पेबल, बैंक लोन, कैपिटल और रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर्स। अब यहां ये याद रखना कि ट्रेडिंग बिजनेस में तो मेन अकाउंट जो होता था वो सेल्स होता था, जो रेवेन्यू का होता था। लेकिन सर्विस बिजनेस में जो एक चीज है कि वहां पर रेवेन्यू के मुख्तलिफ नाम, मसलन स्कूल कॉलेज है तो फी रेवेन्यू, ठीक है। अगर अपना स्कूल कॉलेज या कोचिंग है तो फी रेवेन्यू। अगर आपके कोई मकानात हैं जिसको आप किराए पे देते हैं तो रेंट रेवेन्यू। आप स्टेट एजेंट है तो कमीशन रेवेन्यू। और अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं या एयरलाइन चला रहे हैं तो वो क्या होगा? का मुख्तलिफ नाम है। इस वक्त उन्होंने नाम दे दिया रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर, यानी रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर ये क्या है? उनका रेवेन्यू का अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और भी रेवेन्यू है, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो। बात है, कार्गो पता है, जहाज पे माल वगैरह भी जाता है, पैसेंजर भी जाते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर और रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो दो। जैसे कि कोचिंग सेंटर की मेन जो इनकम होती है वो इनकम है कोचिंग की फीस, लेकिन उसके साथ वो एडमिशन फीस भी लेते हैं। तो इनकी भी इनकम में दो चीजें शो हो रही है, कोचिंग फी, एडमिशन फी। इसी तरह बात होगा तो वो नोट भी सेल करते हैं, तो नोट सेल भी जो है रेवेन्यू है। समझ गए ना? तो एक बिजनेस के कई रेवेन्यू के नाम, इस वक्त इनके दो हैं, रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर और रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो, ठीक है। फिर एक एक्सपेंस का अकाउंट है, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल। मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल रिपेयर एक्सपेंस है, इसको नॉर्मल में कहते हैं रिपेयर एक्सपेंस है। फिर पैसेंजर सर्विसेज, मतलब पैसेंजर को सवार करते होंगे तो उनको उनके टिकट्स के खर्चे, उनको जनाब जो खाने पीने को दे रहे हैं वो है खर्चा। फिर एयरक्राफ्ट चलेगा तो उसके फ्यूल का खर्चा, और आखिर में सैलरी एक्सपेंस, ठीक है। तो अब जरा समझो पॉइंट नंबर, अच्छा यार ठीक है, बल्कि एक पहले मैं इस पॉइंट को पढ़ने से पहले इंटरेस्ट वाला एक आ गया। क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब सोचो, बैंक के लोन पर, तो बैंक का लोन हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी होगा तो थर्ड एंट्री हमारी इंटरेस्ट की कौन सी वाली बननी चाहिए? ये वाली बननी चाहिए। कौन सी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। सादा तरीन एंट्री है, कोई मसला नहीं। कितना पेएबल है? 5,000। अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल के दी हुई है, लिख दो। अब पढ़ता हूं चौथी एंट्री। अब देखो चौथी एंट्री क्या कह रहा है? अनअर्न्ड रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो 10,000 एंड अर्न्ड रिसीवेबल 7,000। अब इस वाले पॉइंट में भी दो पॉइंट लिख दिए, मैं थोड़ा सा बोर्ड पे इसको लिखता हूं ताकि तुम दोनों को समझ सको। याद रखो कि हम किसकी एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं? रेवेन्यू की। अब रेवेन्यू में उन्होंने दो बातें लिखी। क्या लिखा उन्होंने? एक रेवेन्यू, अच्छा ये रेवेन्यू भी कौन सा हो रहा है? बल्कि पैसेंजर वाला नहीं है, बल्कि रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो का जिक्र हो रहा है। और कहने लगे, नजर आ रहा है बोर्ड पूरा? हाँ, रेवेन्यू, चलो अब आगे नहीं जाऊंगा। रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो में कहने लगे, पहले पॉइंट में जो शुरू में कहने लगे, अनअर्न्ड कितना? कह रहे अनअर्न्ड है 10,000। और इसी रेवेन्यू में जो अर्न हो चुका है मगर मिला नहीं है, यानी क्या है? रिसीवेबल है। कितना है? 7। यानी जो रेवेन्यू कमाते हैं ये सामान को देकर, जो ऊपर रेवेन्यू कार्गो में कितनी अमाउंट लिखी हुई थी, अगर ऊपर देखो तो तुम्हें नजर आ रहा होगा, ऊपर लिखी हुई है 85,000। ऊपर से मुराद है ट्रायल बैलेंस। उसमें से अनअर्न्ड है कितना? 10,000। बोलो कौन सी एंट्री बन गई है? जब अनअर्न्ड है तो कौन सी वाली एंट्री है? 7। और अर्न्ड है, रिसीवेबल है, कौन सी एंट्री है? 5th। तो दो एंट्री बनेगी इसमें, एक रिसीवेबल की और एक अनअर्न्ड की। तो रिसीवेबल की एंट्री पहले बना देते हैं, आसान तरीन होती है ना, उसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं है। क्या एंट्री बनेगी 7 की? अगर ये बनाते हैं रिसीवेबल वाली, क्या बनेगी? क्योंकि उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो, तो आप ये लिखिए रेवेन्यू रिसीवेबल, और क्रेडिट में लिखिए रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो।
को। अकाउंट का नाम थोड़ा सा, और अमाउंट यही आएगी, थोड़ा सा अमाउंट अकाउंट का नाम आपके लिए नया। कोई आदमी चाहे तो ये भी लिख सकता है क्या, रेवेन्यू रिसीवेबल फ्रॉम कार्गो, समझ गया, अकाउंट का नाम क्रिएट रिसीव, लेकिन आप वही एंट्री, कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन रेवेन्यू या कमीशन इनकम क्रेडिट, ये वही वाली एंट्री है, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू, खाली रेवेन्यू के नाम का अकाउंट थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या, रेवेन्यू रिसीवेबल डेबिट, और चूंकि वो नाम पहले से इस्तेमाल, हमेशा वही नाम इस्तेमाल करना जो पहले से ट्रायल बैलेंस में था, तो वही नाम लिखो, रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो, बन गई एंट्री, क्लियर। लेकिन अच्छा ये भी तय है कि ट्रायल बैलेंस में था तो ये किस साइड पे था, क्रेडिट साइड पे था। अब आते हैं अनअर्न्ड की एंट्री। अनअर्न्ड की एंट्री बनाने में क्या करते हैं, जो अकाउंट क्रेडिट में होता है, अब याद रहे, उसको मत देखो, उसको भूल जाओ, ये हो चुकी है। अब ये चीज ट्रायल बैलेंस में देखो क्या कह रहा है, अनअर्न्ड, तो अनअर्न्ड भी वही है ना, कितना, ये क्रेडिट है, तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो डेबिट और अनअर्न्ड रेवेन्यू, कितने से, अनअर्न्ड की अमाउंट है तो अनअर्न्ड चाहिए, और अभी अनअर्न्ड रहेगा। अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड करते हैं जब एंट्री एक साथ दो दो, तो अक्सर अमाउंट निकालते हुए सेम अमाउंट है। तो यहां पर वही दोनों एंट्रीज हैं, मगर हमें नाम की वजह से थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि क्या है। तो अगर नहीं समझ में आए मुझे बताना, मैं इसको और एक दफा आसान करके मिसाल के साथ समझा दूंगा। अच्छा, फिर एक आ गया, प्रोप्राइटर विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस 5000 फॉर प्राइवेट। ये एडजस्टिंग एंट्री बेसिकली नहीं है, ये एक सिंपल आपकी नॉर्मल जनरल एंट्री की तरह की एंट्री है, जिसमें आप कहेंगे प्रोप्राइटर जब पर्सनल यूज निकालता है तो कहते हैं ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। ये एक तरह से समझिए कि जो कल एरर वाली बात बताई थी उसी से रिलेटेड है। कितने की है, सॉरी 7000 नहीं 5000। और आखिरी पॉइंट, छठा पॉइंट की एंट्री, बुक वैल्यू ऑफ एयरक्राफ्ट वाज एस्टिमेटेड 11,76,000। अब यहां पर उन्होंने आपको एक धोखा देने की कोशिश की है। क्या धोखा देने की कोशिश की, अब यहाँ पे जरा रिकॉल करो दिमाग में, बुक वैल्यू कहाँ पढ़ा था, अभी डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ा था। बुक वैल्यू कब कैसे आती थी, फिक्स एसेट की टोटल कॉस्ट से उसका अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन को क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। तो ध्यान में आ जाना चाहिए कि अच्छा बुक वैल्यू का जिक्र कर रहा है तो इसका मतलब है यार ये एंट्री जो है ना वो कौन सी वाली है, डेप्रिसिएशन वाली है। यानी तुम इस वक्त ये एंट्री अगर बता दूं तो एंट्री क्या है, एंट्री ये क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। किसकी, वो अलामत है एयरक्राफ्ट, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ एसी। अब एसी ठंडा मशीन करने वाला नहीं। अच्छा, अब कैसे अमाउंट निकालोगे, सोचो। उन्होंने अमाउंट तो दी, क्योंकि आपको तो मैंने मेथड्स पढ़ाए, आपको मैंने डिमिनिशिंग पढ़ाया, स्ट्रेट लाइन पढ़ाया, यहाँ तो उन्होंने ये दिया ही नहीं। अब उन्होंने यहाँ ये नहीं दिया, असल में उन्होंने डेप्रिसिएशन निकाला। अच्छा सोचो बुक वैल्यू कैसे आती थी, कॉस्ट से अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर। जरा सोचो कि ट्रायल बैलेंस में एयरक्राफ्ट कितने का है, एयरक्राफ्ट है ट्रायल बैलेंस में जो शो हो रहा है वो हो रहा है 12 लाख का, उससे माइनस करो अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन जो एयरक्राफ्ट का शो हो रहा है कितना, 12,000। जरा कैलकुलेटर डालूं तो अगर मैं इस 12 लाख से 12,000 को माइनस कर देता हूं, जीरो ज्यादा तो नहीं लगा दिया, 12,000, तो जनाब मेरे पास आंसर क्या आता है, अरे यार क्या हो गया, ये आता है, देख लेना अगर गलत ना हो तो 11,88,000। ठीक है, ये है बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू थी कब की, ये जगह नजर आ रही है, ये है स्टार्ट की बुक वैल्यू। लेकिन अब वो नीचे पॉइंट में कह रहे हैं कि एंड में जो बुक वैल्यू दोबारा बता रहे हैं, यानी ये बुक वैल्यू कब की है, स्टार्ट की, और एंड की बुक वैल्यू कह रहे हैं वो है 11,76,000। तो सोचो ये एंड की बुक वैल्यू कैसे निकली होगी, लाजमी सी बात है एंड की बुक वैल्यू भी निकाली गई होगी डेप्रिसिएशन माइनस करके, जो कि तुमसे छुपा दी गई है। तुम अभी क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस ले। तो शुरू में कितना था 1188, अब कितना है 1166,
तुम 1188 से 1176 माइनस करो, ठीक है, कितना आया? 12,000। ये है 12,000 जो करंट ईयर का क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो अगर आपको साल के आखिर की बुक वैल्यू दे दी जाए तो आप पहले साल के शुरू की बुक वैल्यू निकालिए और शुरू की बुक वैल्यू से आखिर की बुक वैल्यू को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। और ये अगर आप सोच रहे हैं कि ये भी 12,000 था, ये भी 12,000 आया, तो इसकी वजह पता है क्या है? कि स्ट्रेट लाइन मेथड में सोचो हर साल डेप्रिसिएशन क्या होता है? सेम होता है। ये 12,000 होगा पिछले साल का और ये 12,000 है इस साल का। बोलिए, आई बात समझ में? तो ये था इस सवाल के हिसाब से पूरा एक प्रोसेस इसमें कंप्लीट हुआ। अब आज के क्लास के अंदर जो मैं बात जहां पे अब थोड़ा सा रैप अप करता हूं चीजों को, थोड़ा देखिए कि क्या था इसमें। मैं ज्यादा नहीं अभी बताया, लेकिन एक और सवाल अभी करवाता हूं। अब आप लोगों को एडजस्टिंग एंट्रीज तकरीबन आ जानी चाहिए, ठीक है ना? आप सबका अब मेरा अगला टारगेट है 3 चीजें। क्यों? कि अब हम पढ़ने जाएंगे। देखिए, जब भी कभी हमारे पास एग्जाम में एंट्रीज का फैक्टर आता है तो जरा समझ लीजिए, सबसे पहले आपसे बात होती है एडजस्टिंग एंट्रीज। ये हमने बनानी सीखी, ठीक है? एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद एक और चीज है, आपने देखा होगा, पूछते हैं रिवर्सिंग एंट्रीज। अब ये पढ़ना है। फिर उसके बाद आती है कौन सी एंट्रीज? क्लोजिंग एंट्रीज। फिर आती है कौन सी एंट्रीज? ओपनिंग एंट्री। ये 4 हमारे पास चीजें हैं जो पेपर में हमसे पूछी जा रही हैं। हम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन चीज पढ़ चुके हैं और वो है कौन सी वाली एंट्री? एडजस्टिंग। रिवर्सिंग एंट्री अब हम इसके बाद में अगली क्लास में आपको सिखाता हूं। रिवर्सिंग एंट्री बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस उसकी साथ लॉजिक्स है वो मैं बताता हूं। रिवर्सिंग एंट्री क्या होती है, ठीक है? क्लोजिंग एंट्री इसके बाद मेन है। तो और ओपनिंग एंट्री में फिर पढ़ाऊंगा आपको आखिर में। ओपनिंग एंट्री बहुत आसान है, परेशान मत होइएगा, वो जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वर्कशीट बनाने के बाद बताऊंगा। 2 मिनट लगेंगे आपको ओपनिंग एंट्री समझ में। अगला नेक्स्ट जो होगा या अगली बात जो होगी मेरी, वो आपको सिखाएगी कि एडजस्टिंग एंट्री के साथ रिवर्सिंग एंट्री। और ये ध्यान में रखिएगा, एडजस्टिंग एंट्रीज खत्म नहीं है। मतलब एडजस्टिंग एंट्री पढ़ाने के एतबार से, लॉजिक के एतबार से खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके नए नए अंदाज से पूछने का अंदाज खत्म नहीं होगा। वो बार बार अलग अलग तरीके से आता रहेगा। और वो मैंने सारे एडजस्टमेंट ड्रिल में कवर किया है। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे एडजस्टिंग एंट्री के बाद। हम क्या सीखेंगे? रिवर्सिंग एंट्री। फिर हम क्या पढ़ेंगे? क्लोजिंग एंट्री, ठीक है? तो अब हमारा टारगेट है एडजस्टिंग एंट्री के बाद रिवर्सिंग और क्लोजिंग। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मजीद एडजस्टिंग एंट्री करवाकर साथ में करवाऊंगा रिवर्सिंग एंट्री, और फिर लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा इस वीक के क्लोजिंग एंट्रीज का। और ओपनिंग एंट्री बाद जब हम वर्कशीट बना लेंगे तब करेंगे ओपनिंग एंट्री। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आखिरी बात जिसपे मैं क्या कहना चाह रहा था, एक ध्यान से निकल गई बोलते बोलते। हाँ, थोड़ा सा वो ये था, क्या था यार, 1 मिनट सब्र करो, सोचने दो मुझे जरा, मैं पॉज कर। याद आई, ये कैमरा जो है ना, कैमरे की वजह से होता है, जहन में होता है कि अगली बात क्या बोलूंगा, फिर निकल जाती है। लेकिन खैर याद आगे जहन में आ गया पॉज करने के फौरन ही बाद। वो ये बात थी कि आज के अंदर ये बात जहन नशीन कर लीजिएगा कि आपको अब जो पढ़ना है वो पढ़ना ये है कि जब आप ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे तो ट्रायल बैलेंस में आपको फैसला करना है कि ये सर्विस बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है। क्योंकि जब मैं क्लोजिंग एंट्री पढ़ाने जाऊंगा तो हमेशा हमें क्या करना होगा कि पहचानना पड़ेगा कि ये सर्विस है या ट्रेडिंग है। और ट्रेडिंग में फिर आगे जाके 2 होंगे, एक होगा पीरियोडिक और एक होगा परपेचुअल। चंद मैं आपको पॉइंट बता दूंगा, उससे आप बहुत आसानी से मालूम कर लेंगे कि वो क्या है। अच्छा, ये क्यों करना जरूरी है? इसलिए करना जरूरी है कि जो बिजनेस होगा हमारी क्लोजिंग एंट्री उसी हिसाब से बनाई जाएगी। समझ में आई बात? यानी जब हम देखो, एक बात तय है ना, अकाउंटिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्ड करने के बाद उसका काम है क्या करना? बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना।
प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए उसने क्या किया, एडजस्टमेंट की, ताकि सही प्रॉफिट और लॉस निकाला जा सके। लेकिन अब जब प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं तो हर बिजनेस की अपनी अपनी नौयत के एतबार से अकाउंट अलग अलग है। ट्रेडिंग बिजनेस है तो वहां मर्चेंडाइज है, वहां सेल्स है, तो उसकी क्लोजिंग एंट्री का फॉर्मेट अलग होगा। और अगर सर्विस बिजनेस है तो उसकी क्लोजिंग एंट्री का फॉर्मेट अलग होगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा फॉर्मेट पे काम करना होगा और वो लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास तक के लिए इजाजत दो। रिवर्सिंग एंट्री में मिलता हूं और फिर उसके बाद क्लोजिंग एंट्री। थैंक यू वेरी मच।